जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अंदर जो है भाषा का उल्लेख है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है भाग 20 के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो ये जो है भाग 21 के अंदर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो भाग 1 के अंदर जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये जो है भाग 5 में की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का जो उल्लेख है दोस्तों भाग 2 के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास नागरिकता के अधिकार की नियामक शक्ति है? तो वो है संसद के पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत के संविधान के नागरिकता के बारे में सही है? अब जो सही है वो बताना है। तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लिया है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। सही है। संसद की शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य विषय सभी विषयों के संबंध में उपबंध करे। ये भी सही है, तो दोनों जो है सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकता अधिनियम में वर्ष 2015 में हुए संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन नहीं किया गया? जो नहीं किया गया वो देखना है। तो देखिए, भारत के प्रवासी नागरिकों को अब भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक कहा जाएगा। सही है। अनिवासी भारतीय भारत के निर्वाचनों में मत देने के हकदार हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दशाओं में से किनके अधीन भारत में किसी को नागरिकता प्रदान की जा सकती है? मतलब वो कौन सी दशा है जिनमें जो है भारत में की नागरिकता प्रदान की जा सकती है? तो देखिए, उसका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए। सही है, इससे नागरिकता मिल जाती है। जिसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा हो, ये भी सही है। जो कम से कम 5 वर्ष तक भारत का साधारण नागरिक रहा हो, ये भी सही है। तो इस प्रकार से सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, उन कथनों पर अपने को देखना है कि कौन से सही या गलत है। तो देखिए, एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1951 को रंगून में हुआ, उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के जन्मदाता नागरिक थे, उसे अवजनन द्वारा भारत का नागरिक माना जाता है। सही है। एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हुआ, उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी परंतु पिता भारत के नागरिक नहीं थे, उसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाता है। सही है, क्योंकि माता जो है नागरिक थी। तो दोनों जो है सही हो जाएंगे। तो देखिए, इसके अंदर अपने 1 और 2 सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले केवल उन नागरिकों को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया जिनके माता पिता या पितामह आदि का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में हुआ था एवं जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले प्रव्रजन किया था? तो ये अनुच्छेद 6 के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना जो है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो ये 25 से 28 के अंदर जो है सम्मिलित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ये क्या है? तो ये देखिए, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी हैं, इन सूचियों को जो है अपने को सम्मिलित करना है। तो देखिए, समता का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, 14 से 18 के अंतर्गत आता है। वाक स्वतंत्रता ये 19 के अंतर्गत आती है, और धर्म की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 25 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से 35 के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? तो ये मूल संविधान का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों का संरक्षक हैं? तो ये जो है अपना उच्चतम न्यायालय संरक्षक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14 जो है पूर्ण नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भाई कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है?
तो ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों के अंतर्गत है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। अब यहाँ वापस 2 सूचियाँ दे रखी है, इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार दिलाने की से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है और अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन से संबंधित है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इनसे उद्देश्य है कि भी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? जो सही है वो बताना। तो देखिए, वे एक दूसरे के पूरक है, सही है, क्यों यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये प्रेरणा देते हैं। फिर समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो ये जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनके अंदर ही आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना? तो अनुच्छेद 37 के अनुसार जो है ये स्थापना करना है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है सम्मिलित की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो वो सिद्धांत है दोस्तों आपका स्वयं प्रशासन में प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है, तो ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो है कही गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो ये वाद योग्य नहीं है, मतलब अपरिवर्तनीय हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उनको देखना और सही बताना। तो ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। तो दोनों जो है अपने सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रयोजन क्या है? तो इनका प्रयोजन है कि एक सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति का मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के 51वें अनुच्छेद में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के रूप में व्यक्त किए गए हैं? जो किए गए वो बताने हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, ये है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और समानतापूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, ये भी है। और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा, ये भी है। तो सभी जो हो जाएंगे 1, 2 और 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया? तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही किया गया है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है देश के लिए आधारभूत है। फिर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ विचार दिए गए, उनको अपने को देखना है। तो देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, गलत, क्योंकि ये जो है गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। और दूसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना ये है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना ये भी है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना ये नहीं है। तो 2 और 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर अपना बी जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से जो सही है वो बताना है। तो देखिए, भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं, गलत हैं। भारत के संविधान ने अनुच्छेद 51A में प्रतिष्ठापित मूल कर्तव्यों के प्रत्यक्ष प्रवर्तन का उपबंध है, ये भी गलत है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, न तो 1 और न ही 2 जो है सही है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये उपबंध किस में किया गया है? तो ये जो है अपना मूल कर्तव्य के अंतर्गत किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उनको देखना और फिर बताना कि कौन सा सही है। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कालावधि में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, गलत है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए 10 मौलिक कर्तव्य, ये भी गलत है। तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो वापस डी जो है अपना सही हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है वो अपने को बताना। तो देखिए,
हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को सजोए रखना तथा उनका अनुगमन करना, ये तो है। अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना तथा उसे संरक्षित करना, ये भी सही है। समाज के कमज़ोर वर्गों विशेषतः SC/ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये नहीं है। और मूल कर्तव्यों की संख्या 9 है, ये भी नहीं है। तो 1 और 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1। फिर निम्न में से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है वो बताना। तो देखिए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये तो गलत हो जाएगा। तो पहला ही जो है अपना गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब जो सही हैं वो अपने को बताने हैं। तो देखिए, मूल कर्तव्य रिट अधिकारिता के माध्यम से परिवर्तित किए जा सकते हैं, नहीं, गलत। मूल कर्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय से इसका एक भाग है, ये भी गलत है। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की संस्कृतियों के अनुसार संविधान का एक भाग बने हैं, सही है। मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, तो ये भी सही है। तो 3 और 4 जो है सही हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 सेकंड की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।